for you with our APAR module, APAR for staff, basically all non-gusted staff. इस मॉड्यूल में जैसे हम लोग स्पैरो में गस्टेड ऑफिसर्स के लिए APR लिखते हैं, similarly we are having provision for non-gusted staff, all non-gusted staff. You can write their APR here on this particular module, online completely. Full system is online. We have tried to give you हमने कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाएं और आपको कुछ अलग तरह के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उसको यूज करते हुए आपके लिए अपार भरना हम थोड़ा आसान करें, थोड़ा कंफर्टेबल करें. दैट्स आवर आइडिया हैज बीन. ये मॉड्यूल होपफुली अगले एक वीक के बाद आप लोगों के पास एक्चुअल सिस्टम पे काम करने के लिए अवेलेबल होगा. अभी जो आपके सामने हम प्रेजेंटेशन रख रहे हैं ये 2 पार्ट में है. इनिशियली एक बार पावर पॉइंट के थ्रू आपको हम लोग बेसिक फ्लो समझाएंगे, मे बी 10 मिनट के आसपास, और उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल HRMS के सिस्टम पे जाके आपको ये दिखाएंगे कैसे हमको वहां पर काम करना है. तो हमारी टीम में मैनेजर अमित सिंह मेहरा हैं. वी हैव 2 सीनियर पीपल फ्रॉम टेक्निकल साइड विद अस, के प्रकाश एंड नागराजन, जो इस डिजाइन टीम के हमारे स्पीयर हेड रहे हैं. तो ये लोग इसके बाद आपको एक्चुअल सिस्टम पे जाके सिस्टम दिखाएंगे कैसे सिस्टम में हमको काम करना है, और तब फिर अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जहां आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से संबंधित या इसके अलावा और भी जो HRMS के प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं. अमित विल बी हैंडलिंग दैट सेशन, इफ रिक्वायर्ड आई विल बी देयर. तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक अपार के प्रेजेंटेशन से. हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपार क्या है और हमने कैसे इसको यहाँ पर हैंडल किया है. हमारे जो फीचर्स हैं पहले आपको एक बार हम बता दें. हमने रूल बेस्ड असाइनमेंट करी है अपार फॉर्म की टू एप्रेजी. एम्प्लॉय के लिए रूल बेस्ड असाइनमेंट है, उसके लेबल पे, उसके डिपार्टमेंट पे और उसके डिजिग्नेशन पे बेस्ड. जैसे लेवल 1 का आदमी है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो वी आर गोइंग टू राइट सिंगल पेज अपार फॉर हिम. यदि वो लेवल 2 का है, अगेन विल बी अ सिंगल पेज अपार. If we are having level 6 and above, then we are having departmental variance in terms of type of APAR form being used. Then for 4200 earlier, 4200 4600, we have APAR where 6 and 2 has to be filled in. So all those things have been taken care of, and that assignment is rule based. Whatever is the rule, accordingly that particular type of form is being assigned to that particular type of employee. That's what we are doing. Then we have a workflow which is predefined workflow where मूवमेंट जो हम लोग करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे. जैसे पहले जिसका असेसमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉय अपना लिखता है, फिर रिपोर्ट करता है, रिव्यू करता है, एक्सेप्टिंग उसको एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद उसके यदि उसको उसके अगेंस्ट कुछ अपील करना है तो अपीलेट अथॉरिटी वाली प्रक्रिया जो है, उस पूरी प्रक्रिया का जो वर्कफ्लो हमारे सिस्टम का है वो वर्कफ्लो हमारा इनबिल्ट सिस्टम में है. फिर हम बात करते हैं लीगल कंप्लायंस की. तो हम लोगों ने अभी OTP और डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम पूरा बनाया है, जिसमें जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं उनके लेवल पर डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था है. शुरू के सिग्नेचर डाटा सिग्नेचर के रूप में दिखते हैं और बाद में अंतिम सिग्नेचर जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर के रूप में वहां दिखता है एज पर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग. एंड इट इज ये दिखता उन लोगों को है जिनको दिखने के लिए बनाया गया है. वो एनक्रिप्टेड, अपार एनक्रिप्टेड है, जिससे आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे और सेफ और सिक्योर रहे हमारे लिए. इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की कुछ सहायता ली है ताकि आपके लिए इसको भरना आसान हो. जो पहली फैसिलिटी हम लोगों ने सहूलियत दी है वो टेम्पलेट किया है. जैसे आज रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हम रिपोर्ट करते हैं तो वी यूजुअली हैव इन माइंड दैट पर्सन शुड गेट ओवरऑल वेरी गुड और ओवरऑल आउटस्टैंडिंग और ओवरऑल गुड. एंड वी आर हैविंग एक मिनट, कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं. आपको जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए आप उसको चैट बॉक्स में या क्वेश्चन में लिखते चलिए. जब प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तब अंत में हम लोग सवालों का जवाब देंगे. तब तक आई वुड प्रेफर कि हम लोग एक बार इस पूरे फ्लो को देख लें. देन वी विल बी हैंडलिंग क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड ऑफ इट. तब तक आप चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर में अपना लिखते चल सकते हैं, उसका जवाब अंत में हम लोग देंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पलेट. तो हम लोग क्या करें, आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं जो आपके लिए सुरक्षित है. अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग एम्प्लॉय के लिए आप यूज कर सकते हैं. उसको पेस्ट करके सीधा रेस्पेक्टिव कॉलम में अपने आप वो पेस्ट हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा.
थोड़ा बहुत जो चेंज करना आप चेंज कर देंगे। जैसे एक आपने किसी का वेरी गुड लिखा है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयी का, एंड सिमिलर टाइप के आपका 4 या 5 एम्प्लॉयी यानी कि सिमिलर क्वालिटी है और वही चीज़ आप लिखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं, देन यूज़ इट एज़ अ टेम्पलेट। सो दैट्स अ न्यू एडिशन वी हैव डन, एक नया जो सामान्यतः फिजिकल में लिखने में नहीं होता है। यहाँ चूँकि इसकी फैसिलिटी है इसलिए हमने दी है, और नेचुरली अपार हमारा बाइलिंगुअल होना है तो वी हैव गिवन प्रोविज़न ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमने जितनी फैसिलिटी दी है, जैसे टेम्पलेट है, टेम्पलेट आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। पूरा भरना अपार आपका दोनों भाषाओं में संभव है आपके हिसाब से। हमने प्रेडिक्टिव टेक्स्ट को एम्बेड किया है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। इसका फ़ायदा ये है कि आप लिखना शुरू करते हैं तो उससे संबंधित सारे शब्द आपको नीचे दिखने लगते हैं, जिनको आप सीधे उठा ले सकते हैं। 2 फ़ायदे हैं, एक आपसे गलती लिखने की नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक या हिज्जे की गलती हिंदी में वो नहीं होगी। दूसरा आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, आप दोनों से बचेंगे। तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट को हमने एम्बेड किया है और उसके बाद हमने एक और काम किया है। यदि आप कंफर्टेबल हैं स्पीच टू टेक्स्ट में तो आप वहाँ बोलें, हर जगह, हर कॉलम के बगल में एक माइक का ये बना हुआ है। तो माइक के इसको जब आप दबाएँगे माइक को तो आप बोलें, जो बोलेंगे वहाँ लिखा जाएगा दोनों भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों में। तो इस टेम्पलेट, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट और स्पीच टू टेक्स्ट के को मिलाकर हमें उम्मीद करते हैं कि जब आप अपार लिखने चलेंगे तो आपका ये काम जल्दी भी होगा, आपका समय भी बचेगा, आपके लिए आसान भी होगा और ज़्यादा सही होगा, जहाँ गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये हमारी कोशिश रही है इस मॉड्यूल को बनाने में। जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसकी यदि हम बात करें तो व्हाट ऑल वी हैव डन इज़ यूजुअली हमने अब सबसे पहले हमने एक फैसिलिटी दी है कि आप अपार सेल क्रिएट करेंगे यूनिट में, जो टॉप पे होती है, जिसके नीचे आपके पास डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट सेल होता है। जनरली जो जे ग्रेड अफ़सर होते हैं उनका जो पीएस होता है वो अपने यहाँ इस एक अपार का या वो 2-3 लोगों का सेल होता है, जो अपार काम को पूरी तरह से मॉनिटर करता है, उसको मेंटेन करता है। सिमिलर प्रोविज़न इज़ हियर। देन असाइनमेंट की जो एक्टिविटी है कि आप किसको रिपोर्टिंग बना रहे हैं, किसको रिव्यू बना रहे हैं, किसको एक्सेप्टिंग बना रहे हैं, वहाँ पे असाइनमेंट प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, सबका एसीआर प्रॉपर्ली गया है कि नहीं गया है। ऑल दोज़ मॉनिटरिंग इज़ अवेलेबल विथ यू। पेंडेंसी आपकी क्या है, किस लेवल पे पेंडेंसी है, टाइमली कंप्लीशन का आपका है, सेल्फ अप्रेज़ल का, रिपोर्टिंग का, रिव्यूइंग का, एक्सेप्टिंग का, वो आपका टाइमली हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ एमआईएस रिपोर्ट्स अभी आपको दी हैं बनी-बनाई, जो बाईं तरफ नीचे में लिस्ट ऑफ एमआईएस रिपोर्ट में दिख रही हैं। अपार कंप्लीट फाइल्स, लिस्ट ऑफ अपार येट टू बी असाइन्ड एंड ऑलरेडी असाइन्ड टू एम्प्लॉयी, वेदर वो किस लेवल पे है, बिलिंग लेवल के पास है या सेल्फ अप्रेज़ल पे है या रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग है या एक्सेप्टिंग है, जहाँ पे भी है वो, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो वी हैव मेड अ प्रॉपर प्रोविज़न फॉर ऑल टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट एंड प्रॉपर प्रोविज़न फॉर यू टू बी एबल टू मॉनिटर योर वर्किंग ऑफ अपार। टॉकिंग ऑफ रूल इंजन, हाउ द सिस्टम विल वर्क फॉर यू। हम लोगों ने एक अपार के सेल की पहले बात की है, जैसे हर रेलवे सिस्टम में चाहे वो डिवीज़न हो तो सीनियर डीपीओ के यहाँ, हेडक्वार्टर हो तो सीपीओ के यहाँ या सीपीओ एडमिन के यहाँ, सामान्यतः हमारे यहाँ एक अपार का सेल होता है। उसके बाद वो मॉनिटर करता है, अपने यहाँ का बाँटता है और बाकी जगहों का मॉनिटर करता है। मैं ईसीआर में था, ईसीआर हैज़ अ सेंट्रलाइज़्ड वर्किंग, वहाँ सीनियर डीपीओ का सेल सबका अपार मेंटेन करता है। तो जैसा भी आपके यहाँ सिस्टम हो, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट में चले जाएँ, ऑपरेटिंग का अपना कोई आदमी बनता होता है, कमर्शियल का कोई अपना होता है, रेगुलर कोई अपना होता है, अलग-अलग अपार हैंडल करने वाले लोग होते हैं, जिनके यहाँ सारा डाटा रहता है, जो फिर अपार का फॉर्म बाँटते हैं, उसको भर के अपने यहाँ मंगवाते हैं। सिमिलर 3 टियर स्ट्रक्चर हमने दिया है, जहाँ पे एक यूनिट लेवल का होगा, उसके नीचे डिपार्टमेंट का होगा और फिर सब डिपार्टमेंट का अपार सेल होगा, जिसको आप बना सकते हैं बैठ के। और उस अपार को फिर उस अपार सेल के द्वारा आप आपके अंदर जितने एम्प्लॉयी हैं, सारे सारे एम्प्लॉयी को अपार से आप मैप करते हैं। जितने नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयी है सबको यहाँ कवर कर रहे हैं। 14 तरह के हमारे अपार के फॉर्म हैं। रूल बेस्ड ऑटोमेटिक मैपिंग उसकी आप कर लेते हैं और उसके बाद डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन और पे लेवल के हिसाब से भी मैपिंग हो जाती है। तो आपका एक पहला वाला पोर्शन जो है वो काम का पूरा हो जाता है। मैपिंग यदि एक्सेप्शन रूल का करना है तो एक्सेप्शन का प्रोविज़न भी हमने दिया है। उसके बाद हम लोग रूल बेस पे प्रोविज़न करते हैं कि जो सेल्फ अप्रेज़ल यदि संभव है तो सेल्फ अप्रेज़ल का प्रोविज़न है, नहीं संभव है तो नहीं है। फिर हम लोग रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के लिए हम लोगों ने एक सेट का प्रोविज़न किया है। जैसे यदि कोई मैकेनिकल का बंदा है और खलासी है, आपके पास 50 खलासी है मैकेनिकल है किसी डिपो में और उसका कोई पर्टिकुलर एसएससी है, तो एसएससी विल बी रिपोर्टिंग। एएमई पर्टिकुलर एएमई कैरेजन वैगन सपोज़ रिव्यूइंग और सीएडईमी कैरेजन वैगन एक्सेप्टिंग तो एक मान लीजिए 3 लेवल का बना हुआ है। यदि सिंगल वाला फॉर्म है तो शायद रिपोर्ट के बाद रिव्यू तक ही खत्म हो जाना है। तो इन 3 लोगों का आपने एक सेट बना दिया, एसएससी का, एएमई का और सीनियर एएमई का सेट बना के रख लिया और एक साथ 50 आदमी को या 60 आदमी को आपने उससे जोड़ दिया।
तो आपके लिए ये काम करना जो है वो आसान होगा। Assignment of people and their mapping has been made smooth. Once you will go on demonstration, you realize how it has been done. उसके बाद हम लोग रूल के हिसाब से अपीलेट अथॉरिटी जो होगा एक स्टेज ऊपर वाला, उसका प्रोविजन हमने दिया है। और यदि इसका कोई एक्सेप्शन आपको करना है, तो एक्सेप्शन करने का भी प्रोविजन सिस्टम में अवेलेबल है। पार्ट 1 जो अपार का हम भरते हैं, जहाँ पे डीलिंग का सारा डिटेल अपना डालता है, वो डिटेल हम ऑटोमेटिकली फेच कर रहे हैं एचआरएमएस के सिस्टम से। दैट्स वन बिग एडवांटेज। हमको उसको भरने में अब समय नहीं लगेगा, ऑटो फेच होगा सिस्टम पे, हमारे सारा डिटेल जहाँ भर दिया जाएगा। अपार के यदि टाइप ऑफ फॉर्म की बात करें, दीज आर 14 टाइप ऑफ फॉर्म्स वी हैव, जिसमें अनेक्सर 1 जो होता है वो हमारा वर्क फॉर स्टाफ के लिए होता है, जो लेवल 6 एंड अबव के लिए होता है। अनेक्सर 2 आईडब्ल्यू और के लिए है। अनेक्सर 3 पीडब्ल्यूआई और सीनियर इंस्पेक्टर के लिए है। अनेक्सर 4 टीचिंग स्टाफ के लिए है। और अनेक्सर 5 जो है वो लेवल 4 एंड 5 के बाकी बचे हुए लोगों के लिए है। लेवल 4 एंड 5 के सबके लिए रादर। और जो लेवल 1 टू 3 है उनका सारे डिपार्टमेंट का सिंगल फॉर्म है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और राजभाषा के लिए हमारे पास राजभाषा का फॉर्म है। रेलवे बोर्ड में हमारे पास 4 तरह का फॉर्म है, 1 2 3 4। और फिर आरपीएफ का 2 फॉर्म है, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 2 जो उनके लेवल के हिसाब पे है। तो ये सब तरह के फॉर्म की व्यवस्था यहाँ पर है, जिसको आप डिजिग्नेशन, लेवल और डिपार्टमेंट के हिसाब से पिकअप करते हैं। अपार फॉर्म के 7 पार्ट हैं, यदि हमको अंदर जाके उसका डिटेल थोड़ा देखना चाहें तो। सेक्शन 1 का पार्ट 1 हर जगह सेम होता है, जहाँ आप सब डिटेल डालते हैं। सेक्शन 1 का पार्ट 2 सेल्फ अप्रेजल होता है, जहाँ ये लगता हो, जहाँ अपने किए गए कार्यों के बारे में जो इंक्वायरी होता है वो लिखता है। सेक्शन 1 का पार्ट 3 है, जहाँ जो असेसमेंट है रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसके सारे हम लोगों ने फील्ड यहाँ पे दे रखे हैं, और उसका रिव्यू का रिमार्क आता है सेक्शन 1 के पार्ट 4 में। सेक्शन 2 42 और 46 ग्रेड के लोगों के लिए, जहाँ पे जिनके लिए गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी का एग्जाम देना अलाउड है, वहाँ पे आप भरते हैं। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। ये कहीं कहीं अलग भी हो सकता है, सेकंड रिपोर्टिंग ऑफिसर, जहाँ पे एसएससी इनिशिएट करता है, वहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर ये वाला शायद एएमई हो जाता है। नॉन गेस्टेड ये नहीं लिखता, इसका प्रोविजन अलग से वहाँ पे है। फिर आपके पास सेक्शन 2 के रिव्यूइंग का पोजीशन बना हुआ है, ओवरऑल भी रिव्यू का है। और फिर उसके सेक्शन 2 में ही उसका ओवरऑल का हम लोग एक एक्सेप्टिंग करते हैं, उसका प्रोविजन यहाँ पे है। तो इस तरह से अलग अलग एपार के अलग अलग पार्ट का प्रोविजन हमने यहाँ पे दे रखा है, जो सिस्टम में फिजिकल है उसके हिसाब से। रूल बेस्ड वर्क फ्लो की यदि हम बात करें, तो सर्विस रिकॉर्ड में हमारा डीलिंग क्लर्क होता है, पहले वो सारा डिटेल भरता है, वो डिटेल आपका सिस्टम फेच करता है। यदि वो 6 से ऊपर का आदमी है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं उसके अप्रेजल के लिए। और यदि 6 से नीचे का आदमी है तो लेवल 1 है तो डायरेक्टली सुपरवाइजर के यहाँ चला जाता है। अकॉर्डिंगली जैसा है वो हम लोग आगे लेके जाते हैं। यदि लेवल 6 का रिपोर्टिंग ऑफिशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी वाली जो हम बात कर रहे थे, तो वो सेक्शन में उसका भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, और उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के पास वो हमारा फ्लो के हिसाब से वो जाता है। दिस इज व्हाट द नॉर्मल फ्लो इज। और उसके बाद जब एक्सेप्ट होके जब आ जाता है, तो फिर से वो अपार सेल को वापस चला जाता है, जहाँ से फिर अप्रेजिंग एम्प्लॉय के पास हम चले जाते हैं। अपील का जो फ्लो है हमारा, पहले एम्प्लॉय एसीआर देखता है विद इन टाइम फ्रेम, और उसको लगता है कि वो अपना एक अपील सबमिट करना चाहता है, तो अपील सबमिट करता है, जो अपार सेल को जाता है। वहाँ से वो अपीलेट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करता है, और फिर मैप के जैसे आपने मैपिंग कर रखा है वैसे फिर आगे चीजें जाती हैं, और फिर उसका होके वो व्यापार सेल के पास लौट आती हैं, जो फिर से एम्प्लॉय को उसके बारे में बताता है। हम लोगों ने एक और नई कोशिश की है कि आजकल स्मार्टफोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और सारे लोगों के पास सामान्यतः स्मार्टफोन होता है। तो हमने कोशिश करी है कि इसमें से जितनी फैसिलिटी हो सके उतने को हम स्मार्टफोन पे फिक्स कर लें। चूंकि स्मार्टफोन में आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे जो काम करेंगे वो आप ड्राफ्ट मोड पे रख लेंगे, और अंत में कभी अपने जब चैम्बर में हो या घर में हो, जहाँ आप लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे काम कर सकें, तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर लगा के उसको आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो सारा काम है करने वाला, वो काम आप फोन पे अपना कर सकते हैं। तो वी आर गिविंग यू मोबाइल ऐप ऑन विच यू कैन रिपोर्ट, रिव्यू और एक्सेप्ट। इसको हम लोग जल्द ही अगले उम्मीद रखते हैं अगले 15 से 20 दिनों में हम लोग ये भी साथ में रिलीज कर देंगे। जब आपके पास ये जाएगा तो शायद पूरा तैयार होके जाएगा। अभी आपने बहुत सारे यूनिट्स ने रेलवे के इस साल के अपार भर लिए हैं, कुछ यूनिट्स अभी भरना बाकी है। जहाँ बाकी है वो शायद आप फिजिकली काम ना करें, क्योंकि ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, आप सीधा इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अन्यथा जिन लोगों का हो गया है वो अपना जो अपार
वो इस पे आप अपलोड कर सकते हैं ताकि वो अपार आपके यूज के लिए हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहे। That's all what I have to say. Now I request Amit, Nagarajan and Prakash to take over. Amit, please take over. भूपेंद्र जी मेरे को होस्ट भूपेंद्र जी आई नीड द होस्ट। इस हुआ क्या हुआ ये? ओके प्रकाश स्टार्ट। This is Hello? Hello? You are audible. Yeah, you Yes, are Prakash, you are audible. Prakash, go ahead. Hello, Prakash. Hello. Prakash, start. Sir, can you hear me, sir? Yes, we can hear you. Basically, a website consists of the following flow. Unit admin will create APAR dealing clerk. Then APAR dealing clerk will create a departmental dealing clerk pertaining to each of the departments such as mechanical, medical, electrical, such departments. Then departmental dealing clerk will be distributing the APAR amongst his. So what a departmental dealing clerk is, he will create an hierarchy cell consisting of based on the rule of the designation and the employee, such that for only reporting and reviewing, for level 2, 3, 4, 5 reporting, reviewing, there won't be any self-appraisal. For pay level 6 and pay level 7, reporting officer, reviewing officer, accepting officer. In some cases where section 2 needs to be filled in, reporting officer 2 and reviewing officer 2. Now I am logging in as unit admin to create a APAR dealing clerk. This will be a clerk in office superintendent within the personal branch department. I am logging in as unit admin. On the left side menu, I'll click on create APAR cell. You can select the officer, overall officer in charge of APAR distribution in the personal branch. You will be given with the प्रकाश वेट 1 मिनट, आई विल रिपीट इन हिंदी। तो इसमें हमारा जो मेन प्रोसेस है उसमें पहले आपका यूनिट एडमिन को, हमारे जो प्रोग्रामर है असली में वो इंग्लिश ही जानते हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी में जो उन्होंने बोला है उसको रिपीट कर दूंगा। तो हमारा जो मेन प्रोसेस है उसमें पहला पार्ट जो है वो है कि हमारा जो यूनिट एडमिन है उसको एपार सेल का जो है एपार सेक्शन एक बनाना है। उसमें एपार कुछ ऑफिसर इंचार्ज होंगे, कुछ कॉन्फिडेंशियल क्लर्क होंगे, एपार क्लर्क होंगे। फिर ये लोग बनाएंगे आपका डिपार्टमेंटल जो है डीलिंग क्लर्क। फिर डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क जो है वो एम्प्लॉय हियरार्की बनाएंगे, उसमें आपका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग वो सब होगा और उनको हम लोग एम्प्लॉय के साथ मैप करेंगे। जब हमारा ये पोर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद जो एम्प्लॉय की एपार है उसमें पर्सनल डिटेल जो है उसको सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क वेरीफाई करेगा और वो वेरीफाई कर देगा। उसके बाद में जो है
वो अपार चली जाएंगी, अगर उसमें सेल्फ असेसमेंट है तो एम्प्लॉय को चली जाएंगी, अदरवाइज रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएंगी। फिर हमारी जो नॉर्मल स्टेज है रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग, वो चलेगी। तो अभी जो प्रकाश ने लॉगिन किया है वो वाला लॉगिन किया है यूनिट एडमिन। अब यहाँ में हम अपार सेल बना रहे हैं। तो पहला जो आप ऊपर देख रहे होंगे असाइनमेंट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, एक ऑफिसर यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं हम, पर्सनल का ऑफिसर जो है, और उसमें नीचे कॉन्फिडेंशियल क्लर्क हम असाइन करेंगे। ओके प्रकाश। Here I'm going to select a confidential clerk or a office chief OS, someone like that in personal branch who will be acting as a APAR dealing clerk for distributing the APAR and creating a department who will be responsible for creating departmental dealing clerks. Once I'm selecting the employee name, his details will be coming here. You can select any one of them here. तो यहाँ में आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ कॉन्फिडेंशियल क्लर्क हम बना रहे हैं। एक से ज्यादा भी आप बना सकते हैं। यहाँ में अपार डीलिंग सुपरवाइजर, अपार डीलिंग क्लर्क, ये सब बना के आप यहाँ सबमिट कर दें। I am going to create this HRMS ID as the APAR dealing clerk, who will be responsible for creating departmental dealing clerk. On submission, he will be made as the departmental dealing clerk. We can see the already rolled assigned APAR dealing clerks and APAR in charge who have already been created. By clicking on this link, role assignment, the list will be displayed downwards. Whatever we are created now also will be appearing here. You can see here, Bharati Netam has been assigned as APAR dealing clerk. तो आपने जो जो अभी अपार डीलिंग क्लर्क, अपार सुपरवाइजर बनाए, उसको आप यहाँ में रोल असाइनमेंट रिकॉर्ड में क्लिक करके आप नीचे में देख सकते हैं कि आपने क्या क्या बनाया, क्या सेल आपने जो बनाया वो आपको दी जाएगा। ओके। Now I will be logging in as APAR dealing clerk. APAR dealing clerk, for him menu items will be shown for creating departmental dealing clerks. So I am logging in as APAR dealing clerk. तो अब हम लॉगिन कर रहे हैं एज ए अपार डीलिंग क्लर्क। जो अभी यूनिट एडमिन ने अपार डीलिंग क्लर्क बनाए, वो वाला लॉगिन यहाँ में आप देख रहे हैं। Rights for him. So for A3, for APAR dealing clerk, the role is A3. So we are going to change the role for him as A3. Once A3 role is changed, his menu items will appear in the left. So on the menu, left hand side menu, we'll click on APAR departmental cell. He'll be. तो अभी जो है आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे एज ए अपार डीलिंग क्लर्क या अपार सुपरवाइजर, जब भी आप कोई नया लॉगिन करते हैं तो आपके पास मल्टीपल रोल हैं। आपका रोल एक है एम्प्लॉय का और एक रोल है अपार डीलिंग क्लर्क का। इसलिए यहाँ में जो आप ऊपर में देख रहे हैं रोल A3/RD, वहां से आपको चेंज यूजर रोल करके नीचे ऊपर जो A3 वाला है वो वाला रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अपार क्लर्क का रोल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे एम्प्लॉय वाला रोल है। एम्प्लॉय रोल से तो आपको ये मेनू नहीं दिखेगा। जब आप अपार सेल का अपार डीलिंग क्लर्क का रोल सेलेक्ट करेंगे तब आपको लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे अपार डिपार्टमेंटल सेल वाला मेनू मिल गया है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपना डिपार्टमेंट का यहाँ में जो है प्रकाश, go ahead. Yes. Now we are going to select create a departmental dealing clerk for the mechanical department. Select the mechanical department here. List of officials who can be entitled as departmental dealing clerk will be displayed here. You can select one of them. Basically stenographer or confidential clerks in that department, and select the designation type. That is, we are going to assign him as the departmental dealing clerk. So I am selecting as APAR departmental dealing clerk and saving here. Once it is saved, it will be displayed here to confirm that it has been this employee has been made as departmental dealing clerk for mechanical department. तो अभी जो आपका अपार डीलिंग क्लर्क बना था उसको डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क बनाना है। ये क्यों बनाना है? क्योंकि आपका डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क उसी को मालूम है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग होगा। जैसे आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए अपार डीलिंग क्लर्क ने लॉगिन किया और यहाँ डिपार्टमेंटल जो डीलिंग क्लर्क है वो बनाया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, वहां के जो स्टेनो ओएस ऐसे वाले ऑफिशियल की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। उसमें से वो अपार डीलिंग क्लर्क जो है उस डिपार्टमेंट के लिए मैकेनिकल
डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर लेगा। अगर कोई डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, उसके अंदर डीजल सेट भी है, आपका नॉर्मल CNW भी है, इलेक्ट्रिकल में ELS और आपका OP है, आपका रनिंग है, वो सारे हैं अगर, तो यहाँ में आप सब डिपार्टमेंटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी है। तो वैसे करके आप बनाएंगे और सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो नीचे में आपको लिस्ट दिख रही होगी, वहां में आपको लिस्ट दिख जाएगी, जितना आपने बनाए हैं वाली लिस्ट नीचे में दिख जाएगी। Now I'll be logging in as mechanical department dealing clerk. Basically, departmental dealing clerk will be entrusted with the task of creating an hierarchy set of reporting officer, reviewing officer, accepting officer, and then assigning employees belonging to a specific bill unit designation to that hierarchy set. So तो अब हम लॉगिन कर रहे हैं जो एपार डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क। अब जो है पहला यूनिट एडमिन ने बनाया एपार सेल में जो लोग थे उन्होंने बनाया डिपार्टमेंटल डीलिंग। अब डिपार्टमेंटल डीलिंग लॉगिन कर रहा है। डिपार्टमेंटल डीलिंग लॉगिन करके ये क्या करेगा, ये सेट बनाएगा, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऐसे टाइप के सेट बनाएगा और उसको एम्प्लॉय को असाइन कर देगा। तो इसके लिए भी आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपको पहले चेंज यूजर रोल करके आप देखिए ऊपर ई मतलब एम्प्लॉय, नीचे AD मतलब वो एपार डीलिंग क्लर्क जो है डिपार्टमेंटल वाला, वो वाला आ गया। अब यहाँ में लेफ्ट में आप 2 मेनू देख रहे होंगे, क्रिएट हियरार्की सेट और असाइन एम्प्लॉय हियरार्की सेट। तो इसमें हम लोग लेंगे क्रिएट। Now, basically, we'll be trying to create 2 sets actually. One set will be contain normal set. One set will be a normal set, which will be having reporting officer, reviewing officer, and accepting officer. And another set is, which is a special case for handling pay level 6 employees, which will contain also reporting officer 2 and reviewing officer 2. Unique set names should be given here so that whatever convenient to you, you should be able to identify it whenever you log in next time and see the combination that you have created this set. So whichever set which is suitable to you, which is identifiable to you, should be made here. There with plus addition, you can do any number of additions here. You can keep on adding many sets at one time, or you can create just one set at a time and deliver. Now I am trying to create a set here. तो अब हम जो है सेट बना रहे हैं इसमें। जैसे आप देखिए यहाँ में हमारा लेवल 1-2 का ऐप आ रहा है, उसमें खाली रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर है, तो हम खाली रिपोर्टिंग रिव्यूइंग डाल के इसको सेव कर लेंगे। यहाँ प्लस है राइट साइड में, इससे आप ऐड करके और नेक्स्ट रो ला सकते हैं, तो एक से ज्यादा सेट भी बना सकते हैं। तो अभी ये एक सेट जैसे बना रहे हैं प्रकाश, तो इसमें एक रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग हमने डाल दिया, इसका एक नाम रख लिया, कुछ नाम रख दिया जो हमको याद भी रहे। आपको मान लीजिए ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेल्पर लोगों का एपार लिखना है, तो आपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग रख दिया। अगर 2800 वाले टेक्नीशियन 2 का रखना है कुछ, तो आपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग रख दिया। वैसे कुछ भी आप नाम रख के, और एक और सेट अभी बनाएंगे प्रकाश जो लेवल 6 का होगा। लेवल 6 में क्या होता है, आपका रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग तो होता है, एक रिपोर्टिंग जो है लेवल 6 का लेवल 7 भी कर सकता है। तो यहाँ में जो है हमारा सुपरवाइजर भी आ सकता है लेवल 7 वाला, और हमारा रिपोर्टिंग 2 में, लेकिन जो सेक्शन 2 है ग्रुप बी प्रमोशन के लिए, उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है मिनिमम ADME लेवल पे, मतलब जूनियर स्केल ऑफिसर के लेवल पे। तो यहाँ में एक अलग दूसरा आदमी आएगा। तो ये ऐसा वाला सेट भी हम बना सकते हैं। आपको जैसा जरूरत है वैसा आप सेट बना के या सेट का नाम कुछ रख दीजिए, और फिर नीचे में आपको वो दिखेगा भी, आपने जो सेट बनाया है वो नीचे में भी दिखेगा। Conveniently, I have made 2 sets. So this one is called helper set, and this one I'll call it as a section engineer section set, or SC set, section engineer set. I'm creating 2 sets. On submission, these 2 sets will be created. You can confirm already existing sets also, whether already some sets are available for this unit, or you can see your sets also, created sets also, by clicking on this link here. Load list link, if you click on it, the list will be displayed here. Already created. ये नीचे में आप देख रहे होंगे ये सारे सेट बनाए गए हैं। किसी में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग है, किसी में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग है, किसी में सेक्शन 2 भी है, तो उसके लिए अलग यहाँ में है। वैसे करके अलग अलग सेट हमने बना लिए। अब ये सेट को हम असाइन करेंगे एम्प्लॉइज को। तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, ये लेफ्ट में क्रिएट हियरार्की सेट था, उसके नीचे असाइन एम्प्लॉय हियरार्की सेट। We'll select a set here, SC set actually. This set we have created for assigning employees to the section engineers. So we'll select this set. We'll give go here. Details will be coming here actually. Whatever you can reconfirm that the details are correct here. And now I am going to assign this set, this group of officers to this employees combination here.
Basically, in 106 section engineers are available, so I'm selecting 106. Pay level for them will be 7. Pay level will be 7, and designation will be senior section engineer C and D. This can be any combination can be selected. Combination can be selected, or all can also be selected. When you select all bill units, all the employees in the bill units can be assigned here. Now I'm selecting a specific combination to assign it to the SC cell. So if I give go here, the number of employees to be assigned here will be displayed. Around 65 employees are there to be assigned here, who are of this combination. You can assign employees by selecting all here, select all employees, and you can do it here. Or you can select sets by going through the sets, or you can, if you want to assign just an employee also, unique employee who is on transferred out, you don't know where his employee number, you can just search him also. There is a, you can search him by name, by HRMS ID. By searching, you can zero in down on the employee. You can see here. You can zero in down on the employee who has been transferred, who is on deputation. If you want to locate that employee, it is also easy, made easy by search option here, by giving HRMS ID or the name here. Now I'm going to select employees here, basically some 3 employees here, and assign them to the above selected set. On assigning, these 3 employees will be selected. Now you can see here, it has become from 65, it has become 62. Meaning that 3 employees have been already assigned from this set. Only 62 are remaining to be assigned here. तो अब जो है हम लोग इसको असाइनमेंट जो कर रहे हैं, प्रकाश गो आप लिटिल बिट। तो हम असाइनमेंट ऐसे करते हैं, जो हियरार्की सेट हमने बनाया वहां से एक हियरार्की सेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेट सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो है नीचे में हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है, एक बिल यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद लिटिल बिट आप प्रकाश, हाँ, तो इसमें एक बिल यूनिट, एक पे लेवल और एक डेजिग्नेशन दे रखा है। इसमें से जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही सेलेक्ट करें, आप चाहे तो खाली बिल यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। आप खाली बिल यूनिट सेलेक्ट करके बाकी छोड़ दीजिए, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पे लेवल ऑल कर दीजिए वहां में, और ये डेजिग्नेशन ऑल कर दीजिए, तो इस बिल यूनिट के सारे लोग दिख जाएंगे। अगर वैसा नहीं करना है, आपको कुछ स्पेसिफिक लोग चाहिए, तो आप बिल यूनिट और पे लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ में आप डेजिग्नेशन छोड़ सकते हैं, या आप तीनों सेलेक्ट करके गो करिए, तो कितने आदमी है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ में आपका 0, इसमें अभी जैसा प्रकाश ने दिखाया, पहले 65 लोग थे, ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके, मतलब हमने 106 सेलेक्ट किया था, पे लेवल 7 किया था, और सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर किया था, तो 65 लोग आए थे। अब 65 लोग में नीचे लिस्ट आ जाएगी आपकी, जब आप गो दबाएंगे, तो गो दबाने के बाद अब इसमें से आपके ऊपर है, आप इसमें से 2-3 आदमी को, उस सेट को जो आपने ऊपर सेट सेलेक्ट किया, उसमें आपको 3 आदमी असाइन करने। मान लीजिए कि एडीएमई के अंदर आपके 3 ही आदमी है, तो आपको इस एडीएमई को वही 3 असाइन करने हैं, तो आप वो 3 सेलेक्ट करेंगे और असाइन कर देंगे। अगर आपके सारे एक ही एडीएमई में है मान लीजिए, तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, असाइन कर दीजिए नीचे से। और ये करते ही क्या हो रहा है, आपकी ये जो लिस्ट है ये भी छोटी होती जा रही है। जैसे देखिए पहले 65 थे, उसमें 3 असाइन किए तो 62 हो गए, अभी और 3 किए तो 59 हो गए, तो ये लिस्ट कम होती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका असाइन हुआ है, कौन नहीं हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रकाश गो है। There is a provision if you have assigned someone wrongly also, there is a provision to unassign them. On entering the menu itself, there is an option here, click here for unassignment. On clicking here, all the employees who have already been assigned will be shown here. If you feel some of them is not okay for you, you can select them. If you feel if these 2 people are not been assigned correctly, you can select them and unassign them. There is a list of employees, you can scroll through by going through this 1, 2, 3, 4 or तो ये आपका अनअसाइनमेंट है। आपने मान लीजिए असाइन कर दिया कुछ ऑफिसर, फिर आप बोलेंगे अरे मैंने तो गलत कर दिया, तो ये सेट मेरा ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। लेकिन ये आप अपना एपआर स्टार्ट होने से पहले करेंगे, मतलब किसी ने ऑलरेडी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया उसके बाद मत करिएगा, उससे पहले करिएगा। उससे पहले अगर आपने गलत असाइनमेंट कर दिया, देख के आपको दिख रहा है कि गलत कर दिया, तो आप वहां में जब आप लॉग इन कर रहे हैं, वहीं जो जहां आपका है असाइन एम्प्लॉइज, वहीं में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको लिस्ट दिख जाएगी असाइंड वालों की, उसमें आप क्लिक करके ऐसे जैसे वो रेड वाला क्लिक किया है वो करके अनअसाइन क्लिक करिए और वो अनअसाइन कर दीजिए, दोबारा आपकी अनअसाइन लिस्ट में वो एम्प्लॉय आ जाएगा।
ठीक है। तो और असाइनमेंट करने टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग वो सेक्शन 2 बनाया है आपने, वो सारा आपका लेवल 6-7 में होता है। आप उससे लोअर वाले में असाइन करने की उसको कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको एपआर के फॉर्म के अनुसार वो असाइनमेंट करना है। ठीक है। This is how the admin level processes of APAR application works. Now we will move on to the transaction level processes of how the annexures are filled and how the annexures are approved and gradings are given by the hierarchical officers. Basically, I'll be showing you the annexure 1 format here. In annexure 1, what happens is SRDC first checks in the personal information details available. He fills in any fields that is left unfilled, and then he submits it. After that, it goes to the, if it self-appraisal is available, since in our case it is A1 form, self-appraisal is available, it will go to the self-appraisal. The employee will fill in the self-appraisal and submit it. And after self-appraisal, it goes to the reporting officer mapped to the employee. And reporting officer will fill in his details and submits it using DSC. Then after submission, it goes to the reviewing officer mapped to the employee. Then the reviewing officer will submit his fields, will fill in his fields and submit it using DSC again. Then it goes to finally to the accepting officer. Accepting officer will give a final remarks, and on digitally signing through DSC, a PDF format in the standard format for annexure 1 will be generated. And this will be after generation, this will be available to the employee for view. This is the basic transactional flow, and all other annexures will follow the same flow. In case of L1, it will be only at the reporting stage itself, PDF will be generated. For annexure 5, at the stage of reviewing officer itself, PDF will be generated. This is how the flow will be. तो अब हमने जो है एडमिन वाला काम तो कर लिया। अब इसके आगे जो हमको एपआर लिखनी है उसका हम फ्लो बता रहे हैं। तो इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारी एपआर है हमारी ऑटो असाइन हो गई सारे एम्प्लॉइज को, डिपेंडिंग ऑन देयर पे लेवल, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, पे लेवल एंड डेजिग्नेशन मेनली। तो एपआर हमारी सारी असाइन हो गई ऑलरेडी एम्प्लॉय को। तो अब क्या होगा, जो एपआर में फर्स्ट पेज होता है, पर्सनल डाटा वाला जो पेज होता है, वो हमको वेरीफाई करवाना है। तो वो वाले पेज का ज्यादातर डाटा तो हमारे एचआरएमएस से ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन कुछ डाटा वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस पीरियड में आदमी का क्या डेजिग्नेशन था पे थी, वो कुछ और उसमें कुछ पीरियड डालनी है, कुछ चीजें भरनी है, अभी आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम लॉग इन करेंगे एचआरएमएस एसआरडीसी, जो हमारा एचआरएमएस में नॉर्मल जो हमारा डीसी है वो वाला लॉग इन करेंगे, जो हमारी सर्विस शीट मेंटेन करता है, सैलरी बनाता है, वो लॉग इन प्रकाश अभी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेज का डाटा जो है वो कंफर्म करेगा। Now I'm logging in as SRDC, basically SRDC. On clicking the left-hand side menu apart, he has to just click the personal data file now. Based on the employee is entering here. If the employee's designation and pay level matches the annexure level, that annexure will be shown to you. The personal data of that annexure will be shown to you. Because personal data of L1 will be different, L2 will be different. Here annexure 1 personal data will be shown. Mostly all the data available in the employee master will be populated here. Other than that, some data needs to be filled in that the SRDC will do here. And he will be submitting it. At this stage, for re-verification, we are having a OTP sent to him. He will be transaction will be verified with the OTP. So he submits it, and it is submitted now. Now it will be available, since annexure 1 consists of self-appraisal. Now it will be available to the employee to fill in his self-appraisal details. Wait, Prakash. Prakash, wait a while. Let me speak. Just log in again once more. I will repeat in Hindi. तो ये हमारा एसआरडीसी वाला पेज है, जो हमारा डीलिंग क्लर्क है, उसका वहां में एक मेनू आ रहता है आगे।
लॉगिन किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर्सनल डाटा करके एक मेनू है, अपार पर्सनल डाटा, वहाँ एसआरएमएस आईडी डालेगा वो अपने जो है एसआरएमएस आईडी की सारी लिस्ट डीलिंग क्लार्क के पास होती है, तो वो डाल सकता है। गो डाउन लिटिल बिट, तो इसमें ज्यादातर फील्ड जो ऑटोमेटिक आ गया, अब ग्रे दिख रहा है क्योंकि एक बार उसने प्रकाश ने सबमिट कर दिया, नहीं तो यहाँ में जो है सारा डाटा डाल के उसके बाद नीचे में हमको सबमिट कर देना, सबमिट के लिए ओटीपी आएगा, वो सबमिट कर देगा। अब ये एफआर जो है सबमिट हो गई, अब ये पर्सनल डाटा सबमिट हो गया। अब इसके बाद जो है ये एफआर अगर उसका सेल्फ असेसमेंट है, लेवल 6-7 का एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को दिख जाएगी, ये लेवल 7 वाला है, एसएससी है, तो ये एफआर वहां चली जाएगी। अगर नहीं होता, लेवल 1, 2, 3, 4 वाला होता जिसका कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं है, तो ये एफआर हमारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर में चली जाती है। अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करेंगे एज एम्प्लॉय to fill in the self appraisal part of the APAR form. Left side he clicks on Annexure 1. Basically all the personal information details filled in by the senior DC will be shown here. It will be in a non-editable state. He can go through it and see whether it is correct, but he cannot do any correction. If there is any correction, he has to go back to the DC to correct correction. So in the self-assessment part, he will be filling the self-assessment details. तो अब ये जो है एम्प्लॉय को मिल गई है पार, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन भरा था फर्स्ट टैब वो तो आपका नॉन एडिटेबल रहेगा। जो सेकंड टैब है सेल्फ असेसमेंट वाला, इसमें वो डाल सकता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी। हमने खाली डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी लिखा है फॉर सैंपल टेस्टिंग पर्पसेस, लेकिन आपका वहां में वो पूरा लिखेगा कि आई वाज वर्किंग एज ये वो ओएस, आई डिड सो मेनी नंबर ऑफ सिलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, आई वाज वर्किंग एज हेल्पर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैंने हेल्पर तो नहीं एसएससी, आई सुपरवाइज दिस वो सारा लिख के उसका स्पेशल अचीवमेंट कुछ है यहाँ लिख देगा। प्रॉपर्टी रिटर्न लेवल 7 के लिए भरना पड़ता है, यहाँ भर देगा और सबमिट कर देगा। OTP will be provided to the employee. Instead of the signature, OTP is being provided to the mobile number. You will enter the OTP for security reasons, and after entering OTP and submission, it will be submitted. Now it will be available. Now the APAR form will be available to the reporting officer, assigned and mapped to this employee. तो ये जो है हमने यहाँ में सेल्फ असेसमेंट भर दिया और सारा डाटा सबमिट कर दिया। अभी ये फॉर्म चला जाएगा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का आप लॉगिन करके दिखाएंगे। सब नहीं सर भेजेंगे, बता देंगे। On logging in, you have to change the role to the when the employee logs in, the role will be employee. He has to act as a reporting officer, so we will change the role as reporting officer RE. Once the role has been changed, corresponding menu items will be available in the left. He will be clicking on Annexure 1. The submitted employee and assign a mapped employee to him will be available here, and you can select this and you can give go button. The personal information detail and self-assessment details already given or will be available here. So you can go, reporting officer can go through it, but these are all in read-only mode. Only his portion he can fill it. तो जो है अब इसने लॉगिन किया, लॉगिन करके ऊपर से जो रोल हमने और रोल RE/RD लिखा है ना, एम्प्लॉय को यहाँ चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्प्लॉय का तो काम ही वो है। लेकिन आपका जो है ये जो है हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसका 2 रोल है, एक तो एम्प्लॉय भी है और एक ये आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर भी है, इसलिए यहाँ से रोल चेंज करना पड़ा। अगर 4-5 रोल है, पास का रोल है, तब भी यहाँ से चेंज करना पड़ता है उसको। वेरीफाइंग अथॉरिटी है तब भी यहाँ से चेंज करना पड़ता है। तो वैसे करके यहाँ से रोल चेंज किया। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेल्फ असेसमेंट ये दोनों अनएडिटेबल फॉर्मेट में है, फिक्स्ड फॉर्मेट में है, ये दिख जाएंगे उसको क्या क्या लिखा हुआ है करके। उसके बाद बाकी अपनी ग्रेडिंग वो यहाँ में डालेगा। तो यहाँ में हमने फीचर दे रखे हैं, रिपोर्टिंग को बहुत ज्यादा डाटा भरना पड़ता है, 19-20 फील्ड है, 2-3 पेज है। तो यहाँ में जो है इसका हमने फीचर दे रखे हैं। एक तो है यहाँ में हमारा स्पीच टू टेक्स्ट है, ये राइट साइड आप माइक देख रहे होंगे। एक हमारा प्रेडिक्टिव टेक्स्ट है, जब यहाँ कुछ टाइप करना स्टार्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिक वहां में सेलेक्ट कर लेगा। अभी प्रकाश दिखाएगा सब आपको। और एक है टेम्पलेट हमारा है कि आपने कुछ एफआर भर के रख दी कुछ लोगों की, एक भरी आपने और आपको लगा ऐसे ही कुछ आदमी है जो जिनकी ग्रेडिंग सेम टाइप की होनी चाहिए, मान लीजिए ये अच्छा आदमी है, गुड है खाली,
एवरेज टाइप है थोड़ा, तो एवरेज करके आपने एक सेव कर ली, एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करके टेम्पलेट कर दी। फिर आप नई का एफआर जब भर रहे हैं तब आपको लगेगा कि हाँ ये वाला भी सिमिलर है, तो आप यहाँ से वही टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे तो सारी फील्ड ऑटोमेटिक भरी हुई आ जाएंगी, नीचे तक पूरी फील्ड भर गई। देखिए एक टेम्पलेट सेलेक्ट की, सारी फील्ड भर दी, तो ऐसे करके है ये। तो ये इससे आपको एफआर भरने में थोड़ी सुविधा होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो है यही सेलेक्ट करें और इसको हम सबमिट नहीं कराएंगे, आप खाली इसको कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ चेंज करना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके प्रकाश, सो द फीचर्स। And another feature is predictive tests available both in Hindi and English. If you don't want to copy all of them and you want to type everything, to make it convenient again, the predictive test maximum details we have collected and put it in the database and it will be shown here. It can be selected here. So your typing work will be reduced here. You can add on to this or you can type new thing also. Anything new things also you can type. Any new things also there. Another feature is also there to make it convenient for reporting officer. We have the speech to text actually facility. On clicking this mic, we can record our speech here and it can be copied to the field here. See, in English, I'm doing it now. On clicking this, it will be showing speak now. It will tell. Okay, he is very punctual. So in Hindi, No. It depends on the pronunciation as well as the mic. Prakash, so one Hindi also. I'm selecting the okay. Now I'll be trying it in Hindi actually. You have to click this mic button and you have to change the option here to Hindi here and then click here. बहुत अच्छा है. Then click OK. It will come here. So for Hindi also it will be there. Then fill up Prakash, so fill up one APAR fully, then so saving how to save it as template. Okay. Now it has been filled here. I'm going here, reporting officer, and it has already been selected a template and we have given it here. And I'm section 2 also. Since this is employee in pay level 7, this reporting officer will be filling the section 2 also. He'll be filling it. After that, you can save it as template here. This is the basic template he is willing to provide it to all the employees in his control. 10 to 15 employees under control. He can save this as a template for other employees. So he can give his name as a template. Here I am saving it as my template. This template can be used for other employees also under his control. So I am saving this and it will be available. Whenever you log in to the next employee, it will be available to you. This is already selected employees. You can copy that template and do it here. It will be easy. You need not go to every field and do it. तो ये टेम्पलेट वाला फीचर है आपका, आप सारे भर के रख दीजिए, कुछ आप टेम्पलेट बना के रख लीजिए, जैसे ये आउटस्टैंडिंग वाली बना दी, कुछ इस टाइप के टेम्पलेट जो फील्ड आपको भरनी है भर के आप टेम्पलेट बना के रख दीजिए। तो आपका जो है वो आप नेक्स्ट एम्प्लॉय में भी अगर आपको लगता है कि सेम टाइप का एम्प्लॉय है तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपका प्रेडिक्टिव में भी वही है, आपका जो प्रेडिक्शन आया उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बाद में एडिट करना है, कुछ लंबा करना है। जैसे प्रकाश, गो टू रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 पेज 2। जैसे आपने यहाँ हाईली एक्यूरेट लिख दिया, फिर आपको लग रहा है हाईली एक्यूरेट एंड करेक्ट ऐसा लिखना है आपको, मान लीजिए, वो भी आप लिख सकते हैं। वैसा कुछ भी आप लिख के उसकी टेम्पलेट भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको एक का भरना ही कहीं मन है तो आप भर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पे प्रोवाइड किया है। प्रकाश, गो अहेड। Now he fills in everything and submits it using DSC. He has to use his digital key provided to him. The key provided to him will be useful for digitally signing. Up to this page, whatever all data entered will be digitally signed by the reporting officer. Now I am using my key to digitally sign this page. I am digitally signing it and submitting it to the reviewing officer. Now it will be available
This form will be available to the reviewing officer to enter his remarks. Now I will be logging in as reviewing officer to see the submitted employees form. As usual, we will be changing the role to RV. Since this role is a reviewing officer, it is named as RV, and we change the role. And this corresponding menu items will appear on the left. Click on Annexure 1 since he is dealing with Annexure 1. The employee submitted by the reporting officer will be available here. Give on Go button. All the tabs filled earlier will be shown here. It is non-editable here. You can just go through them. Only his part you can fill it here. तो अब जो है हम रिव्यूइंग ऑफिसर का लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ में वैसे ही ऊपर से आपको स्विच रोल करना है। रिव्यूइंग का रोल कर लिया क्योंकि इसके पास एम्प्लॉय का भी रोल है, तो वो रोल हमको चेंज करना पड़ेगा। तो वही हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जो है यहाँ से मेनू आ जाएगा लेफ्ट में, यहाँ से सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेल्फ असेसमेंट, ये रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये सब खाली इसको दिखेगा। और जो इसको काम करना है वो करना है रिमार्क बाय रिव्यूइंग ऑफिसर। तो अब रिव्यूइंग ऑफिसर की लेवल पे हमने जो है ये सारे फीचर ज्यादा नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें ज्यादा है भी नहीं फील्ड, कुछ 5-6 फील्ड हैं। और इसमें हमने वॉइस टू टेक्स्ट तो दे रखा है, वो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्टिव इसमें देने का ज्यादा कुछ है नहीं। और इसमें कुछ लिखने वाली चीजें हैं तो वो हम लोग प्रेडिक्शन में नहीं डाले हैं, तो वो वाली इनको लिखनी पड़ेंगी अपने आप। हेल्थ ऑफिसर एनी स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफाई करना है और स्पेसिफिक कमेंट देने हैं, तो इसमें हमको प्रेडिक्शन देना ठीक भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ में वो टाइप कर लेगा। अपना वॉइस से भी टाइप कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल टाइप कर लेगा। Section 2 page filled by the reporting officer will come to him. He will go through it and what he has to fill the this portion of the remarks. सेक्शन 2 जो है उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर ऊपर वाला भरता है, रिव्यूइंग ऑफिसर का खाली एक लाइन होता है, तो वहां में वो लिख देगा अपना जो है रिमार्क जो भी है। Now, whatever fields filled by the reviewing officer, he will be submitting it with the digital signature again. Again, the digital signature will be used here. And the data up to this stage has been digitally signed by the reviewing officer. तो रिव्यूइंग ऑफिसर ने भी अपना डाटा डिजिटल साइन कर दिया। अब ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास चला जाएगा। अब हम एक्सेप्टिंग ऑफिसर का लॉगिन करके दिखाएंगे, तो तीनों लेवल में डिजिटल साइन करेंगे। Now it finally goes to the, since the reviewing officer has submitted it, it will go to the reviewing officer now. I am logging in as, accepting officer now. I am logging in as accepting officer. Change the roles to accepting officer, that is denoted as VC here. I'll get the menu item here. Annexure 1 will be there. Since it has been submitted and has been mapped to this employee as to this officer as the accepting officer, it will appear here. We'll select the employee and give go button. As usual, all the tabs will be available, which will be in a read-only mode. You cannot do any changes here. You can go through it. Only this portion you'll go through the section 2 also filled by reporting and reviewing officers. Only this portion you can fill the remarks here. तो अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर ने लॉगिन किया, ऊपर से वैसे ही रोल चेंज किया अपना एम्प्लॉय से एसी जो है हमारा एक्सेप्टिंग रोल लिया। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर का जो है उसको तो ज्यादा कुछ भरना है नहीं, खाली ये नीचे में एक लाइन भरनी है ये वाली। बाकी सारा तो लोगों ने भर दिया है, रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसका और रिव्यूइंग ऑफिसर ने। तो यहाँ अपना वो भर के वो डिजिटल साइन कर देगा। Digitally signed using digital signature available with it. Here, once you digitally send PDF of the A1 format will be, or the typical format, whichever format is eligible, will be generated automatically, and PDF will also be signed. Previously, we were signing it, data signing the forms. Now, finally, PDF will be generated, and PDF will also be signed here. तो यहाँ में 2 बार साइन हो रहा है क्योंकि आपका हम लोगों को डाटा इंक्रिप्शन भी करना है ताकि कोई इसको मॉडिफाई ना कर पाए। तो एक बार ये डिजिटल साइन कर रहे हैं, इससे हमारी जो है बार अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगी। अभी आपको दिखेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें क्योंकि सब जगह से डाटा लेके उसको कंबाइन करना है।
तो वो वाला डाटा का हमारा एक एपआर फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा, फिर उसको डिजिटल साइन करेगा तो एक पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगी जो डाउनलोडेबल होगी, डिजिटली साइंड पीडीएफ। अगर कोई उसको मॉडिफाई करता है तो डिजिटल सिग्नेचर चला जाएगा। This is the standard format. Since this is a bilingual PDF document consisting of 6 pages, it is taking time. First time it will take time. Afterwards, it will be faster. The standard format will be generated, and all our data will be shown here. We are going to digitally sign the PDF now. The accepting officer will digitally sign the PDF. Once it is digitally signed, it will be available for the employee to view in his when he logs in, he can view it. You can see, go through the forms. It is a typical form in the bilingual form. We have adopted it as a similar form. Whatever we have filled in will be available against all the captions available. You can see here at the end of the reporting officer, it is denoting that that it has been up to this stage. It has been signed by the reporting officer digitally. You can see in the reviewing officer page also, up to this page, it has been digitally signed by the reviewing officer. Finally, at the last page, we'll be showing the section 2, where both the signatures of the reporting officer and reviewing officer will be there. Finally, the digital signature in the PDF format of the accepting officer will also be available here. तो अब जो है आपने देखा ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसी में एपआर जनरेट हो जाती है। इसमें रिपोर्टिंग रिव्यूइंग वो सबका साइन होता है, वो क्योंकि मेंशन ही हो सकता है, और लास्ट में जो है डिजिटल साइंड पीडीएफ वो जनरेट होगा। इसमें हमारा जो स्पैरो है ऑफिसर का, उसमें भी ऐसी टाइप से होता है। अगर आपने डाउनलोड करके देखा होगा उसमें, तो उसमें भी ऐसी एपआर जनरेट होती है। तो ये एपआर हमारी जनरेट हो गई। अब हमारे नागराजन जो है, ये एपआर जो जनरेट हुई ये एम्प्लॉय को दिख जाएगी। एम्प्लॉय को दिखने के बाद उसको अपील का टाइम मिलेगा। जैसे ही वो व्यू करेगा उसको टाइम मिलेगा कि अब 15 दिन के अंदर में अपील कर सकते हैं। तो ये हमारा फीचर है। इसके बाद में हमारे जो नहीं बाकी जो है इसमें हमारा नागराजन जो है वो दिखाएंगे। अभी उनको मैं परमिशन देता हूँ। नागराजन चेंज रोल टू प्रेजेंट। तो नागराजन अब इसमें दिखाएंगे। अपील वाला हमारा फुल नहीं बना है, उसको हम बना रहे हैं, थोड़े दिन में बन जाएगा। उससे पहले हम आपको दे देंगे रिपोर्टिंग और मीटिंग के लिए। तो अपील में दिखाएंगे हमारा, और अपलोडिंग का प्रोविजन जो है इसमें प्रीवियस ईयर एपआर और इस साल की भी अगर कंप्लीट हो गई तो अपलोडिंग का प्रोविजन है। वो सब प्रोविजन जो है प्रकाश दिखाएंगे, नागराजन दिखाएंगे। Sir, thank you, sir. Now I will take over this sharing. So now, once the PDF file is generated, the PDF file will be available for the employee to view. So at this stage, the employee logs in. ये एम्प्लॉय लॉगिन कर रहा है अभी। So here we go to the APAR. He will go for representation. The existing details of the employee will be displayed. The APAR format is A1. We will be giving provision here for him to view the PDF file that has been generated. So based on that letter, he is going to apply. Say, for example, he says that please review my APAR ratings. So for that, he needs to submit some proof or something. Suppose he wants to upload a file in support of his claim, he can upload. So this facility is also there for the representation. Okay. रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपको डिटेल दिख जाएगा, एपआर दिख जाएगा, फिर आप रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ आप देंगे डॉक्यूमेंट की मैंने इतना काम किया है, ये किया है,
इसलिए मेरी ग्रेडिंग ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जो भी है वो सब लिख के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये चला जाएगा हमारे जो है एपार सेल में। एपार सेल फिर इसको भेजेगा। अगर आपका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है आपके एपार में तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को जाएगा, अदरवाइज रूल कहता है कि वन लेवल अबव द रिव्यूइंग अथॉरिटी। अगर मैं लेवल 1-2 में कोई एक्सेप्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग है, तो वन लेवल अबव को जाएगा, वो एपार सेल डिसाइड कर लेगा कहाँ भेजना है करके, वहां भेजेगा। फिर वो लोगों के पास में ये हमारा दिखा रहे हैं कि ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद ये भी जो है हमारा एपिलेट अथॉरिटी जो है वो ये देखिए, ये जो है एपिलेट अथॉरिटी, यहाँ में हमारी कंप्लीटेड एपार पहुंची, कंप्लीटेड एपार एम्प्लॉय को विजिबल कर दी, एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करेगा, एपार सेल को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो एपिलेट को भेज देगा। एपिलेट अथॉरिटी या तो अपने आप ऑर्डर पास कर दे या रिपोर्टिंग रिव्यूइंग का कंसल्टेशन ले सकता है, तो वो भी हम प्रोसेस बना देंगे कि ये अभी अपील वाला थोड़ा सा बनाना है, तो वो रिपोर्टिंग रिव्यूइंग का ऑनलाइन वो ओपिनियन मांग सकता है। उसके बाद जो है एपार सेल को वो जो है अपीलेट अथॉरिटी जो नया ऑर्डर है वो ऑर्डर कर देगा और जो है वो एपार में ही अटैच हो जाएगा। फिर जो है एपार सेल ने जो ये है वो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देगा अबाउट हिज रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं, या तो एडवर्स रिमार्क हटा देगा या उसको ग्रेडिंग इंप्रूव कर देगा, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग वो हो सकते हैं। तो Sir, इसके बाद में we'll go to MIS report, sir. अब हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं MIS रिपोर्ट, और इसमें और रिपोर्ट ऐड होंगी, अभी थोड़ी सी हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, जैसे देखिए इसमें आप टोटल एम्प्लॉय हैं, उसमें कितनों की एपार हो गई, कितनों की मैपिंग हुई है, वो सारी ये सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी हर पे लेवल पे वो सारी। Then we have हाँ, या टू बी असाइंड, कितना का असाइन हुआ, कितनी एपार रिपोर्टिंग के पास पेंडिंग है, रिव्यूइंग के पास पेंडिंग है, वो सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। और ये एक है हेल्प मेनू है, इसमें हम यूजर मैनुअल, FAQ, मास्टर सर्कुलर, वर्क फ्लो क्या है और ये वीडियो प्रेजेंटेशन वो सारा डाल देंगे ताकि कोई भी एम्प्लॉय जो वो देख पाए। जो हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्डिंग भी इसमें डाल दी जाएगी। And Nagarajan, show that upload facility also. yes, sir. Yes, sir. So we can select the financial year. We have given up to 2007-8. From there, we can upload up to current financial year 2019-20 APAR files. तो हमने बहुत सारे साल दे दिए हैं, किसी भी साल की आपके पास स्कैंड अगर एपार हैं तो हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट आप यहाँ में अपलोड कर सकते हैं, वो हमारे डेटाबेस पर रह जाएंगी और आपको दिख भी जाएंगी। कभी भी आपको चाहिए तो एपार सेल से वो डाउनलोड कीजिए। So once uploaded, the record will be here, and this will be available in the employee's dashboard for that employee to see. एम्प्लॉय खुद भी देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। So, sir, that's it, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो हमारे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हैं, या जो हमारे लोगों को हमने पैनलिस्ट बनाया है वो पूछ भी सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आंसर एक बार देख के रिप्लाई दे देता हूँ। Sir, I am from Security NFR. Participant may please put your question. AM Kumar Thapa, from which financial year EAPR is going to be implemented? ये EAPR जो है अभी हम 1 वीक बाद देने वाले हैं। अगर आपके यहाँ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है EAPR का तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसी साल से कर सकते हैं। और अगर हो गया है इस साल का ऑलरेडी इनिशिएट हो गया तो हम आपको दोबारा तो लिखने को बोल नहीं सकते, तो आप जो है वही पुरानी वाली जो एपार है उसका स्कैन करके वो अपलोड करवा सकते हैं। और इसके बाद में साउंड नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट अगेन। DPO इंचार्ज Asansol ER. Will the APAR of a transport employee be accessible by the reporting officer of the previous unit division zone for assessing the period during which he was serving therein? हाँ, DPO इंचार्ज आसनसोल जी, ये एक्सेसिबल है। जो हमने बनाया है ना सिस्टम, उसमें आप रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग का HRMS ID डालते हैं। वो कहीं भी काम कर रहा हो इंडियन रेलवे में, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं खुद भी सीनियर DPO था आगरा में, तो यहाँ आ गया हूँ अभी डेपुटेशन पे, तो वहां में मैंने अभी तक APAR तो लिखी नहीं है। अगर वो लोग चाहें तो वो लोग मेरे को करवा सकते हैं। इसमें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अगर मेरे को बना दें तो वो
एपार जो है वो मेरे पास आ जाएगी। मेरा एचआरएमएस आईडी डाल दें। हमने इसको एक जोन या एक डिवीजन में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, क्योंकि हमको मालूम है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय भी अगर ट्रांसफर होके आया है, आपके यहाँ आया है, लेकिन उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर दूसरी जगह में बैठा हुआ है, तो वो वाले रिपोर्टिंग ऑफिसर का एचआरएमएस आईडी आप डाल सकते हैं। वो डाल के वो एपार वहीं पहुंच जाएगी। ये तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। Good afternoon, sir. Sir, if reporting officer retired before initiated, then whom will initiate as a reporting officer, newly joined officer or that retired officer? Retired officer का रूल ये है कि ये रिटायरमेंट होने के 1 महीने के अंदर उसको एफआर लिखनी पड़ती है, तो इसका हम प्रोविजन करेंगे। अभी हमने वो क्योंकि हमारा जो है एचआरएमएस आईडी तो खत्म हो जाता है, तो हमको इसका प्रोविजन करना पड़ेगा अगर रिटायर हो जाए। ये हम कर देंगे इसका प्रोविजन, ताकि वो रिटायर होने के बाद भी 1 महीने के अंदर एक्सेस कर पाए। नहीं तो आप किसी दूसरे आदमी से अगर एफआर लिखाना चाहते हैं, तो वो तो रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी वो तो आप ही सेट कर रहे हैं, आपके ऊपर है, वो आप जिसको डालना चाहते हैं डाल दीजिए। इफ एक्सेप्टिंग ऑफिसर वांट टू चेंज ग्रेडिंग, देन हाँ, उसके लिए तो ये हमारा अपील वाला प्रोसेस है। अपील वाली प्रोसेस में वो जो ग्रेडिंग चेंज है, उसकी प्रोविजन का टेक केयर लिया जाएगा। Whether an employee awarded with average, R. Venkata Rao, whether any employee awarded with average can he claim for upgrade his grade? हाँ, वो अपील का प्रोसेस उसी के लिए है आर वेंकट राव जी। जो है आदमी की अगर ग्रेडिंग वो सेटिस्फाइड नहीं है और उसको लगता है कि जेन्युइन ग्राउंड है, तो वो अपील कर सकता है। वो अपील का प्रोसेस हमने आपको थोड़ा बताया था, पूरा उसको दिखा नहीं पाए क्योंकि अभी हम उसमें काम कर रहे हैं। तो अपील कर सकता है, वो एम्प्लॉय को दिख जाएगी एफआर, जैसे ही वो जनरेट हुई एफआर हम उसके एचएमएस आईडी में भेज देंगे। एफआर करके होगा लेफ्ट साइड में, वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करके अपनी ग्रेडिंग देखेगा और वो अपना डॉक्यूमेंट कुछ डाल देगा कि मैंने ये काम किया है और कुछ लिख देगा। लिख के वो अपील कर सकता है। वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास में चली जाएगी। वहां से फिर जो है वो अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग से कंसल्टेशन करके आपकी ग्रेडिंग चाहे तो इम्प्रूव करे या फिर वैसे ही रखे, जो भी करे। व्हाट इज अपलोडिंग पीडीएफ फाइल साइज? Nagarajan, इसमें we will give sufficient size around 500 MB at least. We will give you. Okay, sir. Okay, sir. Is the DSC restricted to class 3 only, or we can use lower class 2? तो इसमें जो है DSC तो level 2 level 3 होते हैं शायद। तो इसमें आपका जो लोअर क्लास है वो आप यूज कर सकते हैं लेवल 2 या लेवल 3 में से, जो नॉर्मल DSC आप यूज कर रहे हैं दूसरे कामों की। और ब्रिज इंस्पेक्टर विच एनेक्चर विल बी अवेलेबल? ब्रिज इंस्पेक्टर का जो एनेक्चर है ना, वो ऑटोमेटिक असाइन हो गया हुआ है। एनेक्चर का असाइनमेंट आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका डेजिग्नेशन एचआरएमएस में करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक असाइनमेंट हो जाएगा। वो है उसमें कुछ एसएससी और आईपीवे और आईओडब्ल्यू के लिए तो है, शायद उसमें ब्रिज इंस्पेक्टर भी होगा, तो वो एनेक्चर उसमें ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। इज देयर एनी ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय टू एक्नॉलेज द एफआर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द एफआर? हाँ, तो ये एफआर जो है आपकी वो व्यू का ऑप्शन देंगे और हम लोग नोट कर लेंगे सिस्टम में टाइम की वो कब व्यू कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम 15 डेज टाइम देंगे अपील का। विल द स्पैरो डाटा टू अपलोडेड टू ईएफआर इन एचआरएमएस? अंजनी कुमार जी, नहीं अंजनी कुमार जी, स्पैरो जो है गजेटेड के लिए है, ये वाला सिस्टम हमारा नॉन गजेटेड के लिए। अब फ्यूचर में देखेंगे अगर कुछ होता है, तो अभी फिलहाल तो ये ओनली नॉन गजेटेड। देव प्रकाश बनर्जी, गुड इवनिंग सर, इज देयर एनी पीडीएफ अवेलेबल फॉर टुडेज ट्रेनिंग? हाँ, इसका जो पावर पॉइंट है, पीपीटी है, वो हम एचआरएमएस ग्रुप्स में डाल देंगे और वीडियो भी डाल देंगे, आपका लिंक दे देंगे वीडियो का। वीडियो तो फुल नहीं डाल पाएंगे व्हाट्सएप में। तो APO1 खुर्दा NFR है शायद अंजनी कुमार जी। देव प्रकाश बनर्जी, मेट्रो रेलवे, इज देयर प्रोविजन टू टेक केयर ऑफ ऑफिसर हु हैज एक्सेप्टेड एंड गॉन ऑन ट्रांसफर? राजा राम, PCSC इक्वार। राजा राम जी जो है हमने वही बताया कि जो है इसमें पूरे इंडिया के किसी भी ऑफिसर का एचआरएमएस आईडी डाल सकते हैं, तो ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि ऑफिसर ट्रांसफर पे चला गया तो उसका एचआरएमएस आईडी खाली आपको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा वहां से बात करके, वो डाल देना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं है कि आपका एक डिवीजन में ही वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो कहीं भी चला गया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पार्ट एफआर इज प्रिपेयर्ड इफ वन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर टू वन रेलवे टू अनदर और डिवीजन। नॉन गजेटेड का पार्ट एफआर शायद प्रिपेयर नहीं करते हैं, गजेटेड का करते हैं। इज दिस फॉर्म ऑफ एफआर डिफरेंट फ्रॉम स्पैरो यूज्ड फॉर गजेटेड स्टाफ? हाँ साजन जॉर्ज जी, सबका तो फॉर्म अलग अलग होता है, गजेटेड का फॉर्म अलग है, नॉन गजेटेड के फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म है, वो भी अलग अलग। Whether alert message being sent at all level? नहीं, अभी तो अलर्ट मैसेज नहीं डाल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा एक बार, हम देखते हैं अगर वो तो। अभी हम खाली जो लास्ट में एफआर जब जनरेट हो रही है तब एम्प्लॉय को भेज रहे हैं कि आपकी एफआर जनरेट हो गई, आप देख लीजिएगा।
एक्चुअली इन प्रोडक्शन यूनिट हु शुड बी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके प्रोडक्शन यूनिट में एक यूनिट एडमिन होगा, सब जगह में है, तो वही आपका वो व्यापार सेल बनाएगा इनिशियल जो काम करे। Vincent, previously personal department sent blank form to all department. Now what is the procedure? अब कुछ प्रोसीजर नहीं है देव प्रकाश बनर्जी जी, कहीं ब्लैंक फॉर्म भेजने की इसमें जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो एफआर का फॉर्म है उसमें आपका ये भर दे एसआरडीसी सारा डिटेल, तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा सारे एम्प्लॉय को ही या सारे रिपोर्टिंग ऑफिसर को ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो कुछ वैसा ब्लैंक फॉर्म भरने की कोई भेजने की भी कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चला जाएगा। खाली आप उसमें डिटेल भरवा दीजिए आपके एसआरडीसी से। How to deal अंजनी सिंह, how to deal if reviewing and accepting authorities is the same। ये तो प्रकाश ने हमारे बताया था कि रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग सेम है, तो आप सेम एचआरएमएस आईडी डाल दीजिए दोनों में। हमने वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है कि आपका दोनों जगह नहीं डाल पाए, वैसा कुछ नहीं है, आप डाल सकते। और जो है क्या लिखा है Sir, in HRMS mobile app, Pankaj, the employee data has not showing in full. Sir, in HRMS mobile app, the employee data has not showing in full screen of some employees mobile. आप बोलना चाहते हैं, लग रहा है कि जो है एम्प्लॉय का डाटा नहीं दिख रहा है फुल स्क्रीन में उन सम एम्प्लॉयज मोबाइल। ये तो आपको हेल्प डेस्क को ही बताना पड़ेगा, हेल्प डेस्क का नंबर है, उसमें आप कॉल कर लीजिए, वही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। DPO in charge Asansol ERs. I think it is necessary to provide an actual option of acceptance of FR by the employee rather than making it an automatic acceptance or no action within 15 days. And as an employee can state that he did not have the chance or opportunity to access the system and accept. It should be an active acceptance rather than a passive one. अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, नहीं तो हम व्यू की जगह एक्सेप्टेंस का बटन दे देंगे अगर आप कह रही हैं। लेकिन जो है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप एफआर अनलिमिटेड ओपन तो रख नहीं पाएंगे, या तो वो अपील करे या वो एक्सेप्ट करे, तो हम देख लेते हैं। Thanks sir. From Subhash Chandra Ram, is there any specific period to fill up the FR by the employee? हाँ, वो तो स्पेसिफिक पीरियड तो होती है, लेकिन हमने ये सिस्टम में इन्फोर्स नहीं किया, क्योंकि इन्फोर्स करने से क्या होगा, अगर वो सेल्फ असेसमेंट नहीं भरेगा तो वो सेल्फ असेसमेंट छोड़ के आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास डायरेक्ट चला जाएगा, फिर एम्प्लॉय बोलेगा कि मैं तो भर नहीं पाया। तो हमने इन्फोर्स नहीं किया, लेकिन आपके पास कैलेंडर तो होता है, उसके अनुसार आप बोल सकते हैं भरने के लिए आपका पेंडिंग है करके। तो लेकिन हम उसको सिस्टम से इन्फोर्स कर सकते हैं आराम से, लेकिन अभी हमने इन्फोर्स नहीं किया फिलहाल, वो हम बाद में देखते हैं, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट होगी तो हम इन्फोर्स भी कर देंगे। फ्रॉम क्या लिखा आपने, अंजनी सिंह, IPR is not in practice in case of non-gazetted. How to ascertain the system statement of having submitted IPR? अंजनी सिंह जी, लेवल 7 के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको इमोबल प्रॉपर्टी रिटर्न दिया है नहीं, उसको यस और नो भरना चाहता है, असर्टेन भरना पड़ता है। और एक्सर्टेन की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात है कि वो अगर झूठ बोलता है तो अब तो वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो झूठ बोल रहा है कि मैंने IPR नहीं दिया, और आप देख सकते हैं उसको खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। वेदर अंजनी सिंह, वेदर टाइम शेड्यूल इज फाइनलाइज्ड। टाइम शेड्यूल तो आपके पास में होता ही है टाइम शेड्यूल, अगर टाइम शेड्यूल में ना भरे तो आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, नहीं तो हम अब फिर फोर्सफुल वाला हम चाहें तो फोर्सफुल वाला तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने नहीं किया इसमें फोर्सफुल में ऐसा होता है कि अगर आदमी सेल्फ असेसमेंट ना करे विद इन स्पेसिफाइड टाइम तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर को चला जाता है। Somojit Mitra, will we should upload previous FY data, is it compulsory? नहीं, सोमोजित मित्रा जी, ये हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए दिया है, मतलब आप अगर आपने स्कैन कर लिए हैं तो आप उसको अपलोड कर दें तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा, वो एम्प्लॉय को भी दिख जाएगा, आपको जो एम्प्लॉय को दिखाने की प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी रूल है कि एम्प्लॉय को आपको FR दिखानी है, फिर एम्प्लॉय को आप दिखा नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की थी कि सारी FR हम एम्प्लॉय को दिखा नहीं पाते हैं, उनका कमेंट भी नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए जो है इसमें अगर आप डाल देंगे तो हम एम्प्लॉय को भी दिखा देंगे, आप प्रीवियस ईयर की डाल देंगे वो भी हम दिखा देंगे। और हमने इसमें 8-10 साल का दे दिया है, उतना तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम तो 5 साल जरूरत पड़ता है, कहीं 3 साल या 5 साल जरूरत पड़ता है, तो वो आपकी मर्जी है, अगर आप अपलोड कर दें तो आपके लिए ठीक है। तो और इस साल के लिए 1920 के लिए भी हमने प्रोविजन दे दी है, क्योंकि कई लोगों ने अगर FR कंप्लीट कर दी होगी तो हम दोबारा तो बोल नहीं सकते उनको कि एक बार और दोबारा और अपलोड करो, तो इसलिए हमने इस साल की भी प्रोविजन दे दी अगर आपने कंप्लीट कर दी। और इसमें आप डाल देंगे तो एक आपकी बेनिफिट ये होगी कि हम एम्प्लॉय को दिखा देंगे सारी FR जो आप डालेंगे।
सर इज एपार कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट SN राम इकोआर। हाँ एपार को ही ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं कुछ लोग। एपार CR पहले ACR बोला जाता था ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। Vincent, role of APAR cell, personal department and clerk of concerned department if possible in brief please। Vincent जी मैंने तो पूरा बता दिया, खैर आप बोल रहे हैं और एक बार मैं बोल देता हूँ। तो पहला काम होता है यूनिट एडमिन का, वो एपार सेल बनाएगा। एपार सेल में जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के कुछ क्लर्क कुछ डीलर होंगे, वो लोग फिर डिपार्टमेंट के डीलर बनाएंगे। डिपार्टमेंट का जो डीलर है वही रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग आपका असाइन कर सकता है, क्योंकि उन्हीं को मालूम है। पर्सनल वाले को तो मालूम नहीं है ना कि इस स्टाफ का कौन रिपोर्टिंग रिव्यूइंग है, अकाउंट का कौन है, अकाउंट का कोई SO है उसका रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग कौन है, वो तो उनको मालूम नहीं है। तो वो पर्सनल वाला खाली इतना कर देगा, एक डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क बना देगा, बाकी काम उसको करना है। वो सारे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग बनाएगा और उसको असाइन करेगा एपार के फॉर्म के साथ। तो यही हमारा प्रोसेस है। ये करने के बाद SRDC जो है, एक SRDC आता है, वो पर्सनल डाटा एपार का जो फर्स्ट पेज है, वो वाला काम उसको करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है उसको। तो वो वाला जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, अकाउंट RPF का भी हो सकता है, HRMS में तो है ही डीलिंग क्लास। तो वो वाला काम वो करेंगे। वो लोग जैसे ही करेंगे वो सारी एपार आपकी चली जाएंगे टू एम्प्लॉय, अगर सेल्फ असेसमेंट है, और अगर नहीं है तो वो चली जाएंगी आपके डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर। In case of promotion from non-gazetted to gazetted officer, will two set of FR will be generated, one for non-gazetted and other gazetted। इसमें हमारा ओनली नॉन गेजेटेड का कवर्ड है। आपका गेजेटेड का अगर उसका पोर्शन है, उसको वहां FR लिखनी है तो उसको स्पैरो से लिखनी पड़ेगी, यहाँ से जनरेट नहीं होगी। अब जो है आपका नीचे वाला है क्वेश्चन एंड आंसर। डियर सर, सपोज वन एम्प्लॉय promoted in the month of December 19 and joined in other division on higher post, and after 6 months in June 20 is reporting of new place is transferred, then in this case who will be reviewing officer? बस इसमें 3 महीने से ज्यादा जो अगर कोई रह गया है तो उसको आप बना सकते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर। वो तो हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है ना, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग, उसके हिसाब से आप बना लीजिए जिसको आपको सुटेबल लगता है। खाली HRMS ID चाहिए आपको, उनका डाल के बना लीजिए। Who will fill up the personal information of the employee? टिंकू मित्रा। टिंकू मित्रा जी, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक HRMS से आ जा रही है मैक्सिमम। आपकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो SR डीलिंग क्लर्क को भेजनी पड़ेगी। After finalization of FR, is it available to SRDC for custody or any other official? नहीं, SRDC के पास आज की डेट में भी कस्टडी के लिए FR नहीं जाती है। FR जो जाएगी FR सेल में जाएगी। खाली जो अकाउंट और RPF डिपार्टमेंट है हमारे, उनकी FR अगर सेपरेट वो रखना चाहें तो उनका हम प्रोविजन कर सकते हैं उनके लिए भी, कि वो FR अपनी रख पाए। बाकी सारी तो हमारे जो हमारा FR का जो हमने बनाया था FR सेल, वहां चली जाएंगी, क्योंकि प्रमोशन तो सारे वहीं से होते हैं, उन्हीं को काम है आपकी FR से। और कुछ दूसरा काम हो अगर तो दूसरे डिपार्टमेंट मांग सकते हैं FR। ये FR तो डाउनलोडेबल है ना, आपको PDF फॉर्मेट में डिजिटल साइन के साथ डाउनलोडेबल, तो वो मिल सकती है उनको। और क्या है Sir, I have joined late, sir. After all the process of FR is done in online method, how and when an employee, Pranita Sekia, how and when an employee can know that he should file for review? Who shall make him aware of about that? जैसे ही आपकी FR जनरेट हो जाएगी ना प्रणीता जी, तो FR आपको एक SMS आ जाएगा आपके मोबाइल में। अगर आपका मोबाइल नंबर आपने सही डलवा रखा है इसमें HRMS में, तो एक SMS आ जाएगा और आपके HRMS में भी वो FR आपकी आ जाएगी। वहां आपको ऑप्शन होगी कि आप अपना FR को देख पाएं, और उसमें आपको लिखा भी होगा कि अगर आप व्यू कर लें या एक्सेप्ट कर लें, जैसा भी हो, तो उसके बेसिस में आप इतने दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वैसा वहां में लिखा हुआ होगा। तो जैसे ही आप वहां व्यू करेंगे आपको FR दिख जाएगी। After finalization of DS confidential, is it available to SRDC for custody or any other official? नहीं, SRDC के पास नहीं जाएगी, FR सेल में जाएगी। Any closing date is there for non-gazetted FR like gazetted FR like December 31? ये किशन कुमार बंगली जी जो है FR की डेट होती है, पूरा कैलेंडर बना होता है आपका कि इस डेट में ये होगा और इतने दिन के अंदर सेल्फ असेसमेंट करना है, लेकिन हमने अभी सिस्टम के थ्रू इन्फोर्स नहीं किया है। अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल हमने नहीं किया। तो फिलहाल आपको पोजीशन तो दिख रही है, उसके बेसिस में आप लोगों को बोल के वो करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा इन्फोर्स कर दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका सेल्फ असेसमेंट आदमी अगर टाइम के अंदर नहीं करे तो वो कर नहीं पाएगा। आपका रिपोर्टिंग में कुछ नहीं लिखा तो फिर वो होगा, उसके ऊपर फिर प्रेशर आ जाएगा। तो वो अभी हमने फिलहाल नहीं किया, हम कर देंगे आपको फ्यूचर में अगर चाहें तो, बाद में हम डिस्कशन करके, अभी फिलहाल वो नहीं किया।
Somajit Mitra, if any time bound period for employee to fill their appraisal because some of our staff stay in line duty for long time. देखिए सोमजित मित्रा जी, आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टाफ लाइन ड्यूटी करते हैं लॉन्ग टाइम का, तो टाइम बाउंड होने से प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमने अभी फिलहाल वो नहीं कर रखा है, लेकिन उसमें कैलेंडर तो होता ही है बार का कि इतना दिन के अंदर में करना पड़ता है करके, हर लेवल का होता है कि वो दिया जाता है कि रिपोर्टिंग इतने में कंप्लीट करेगा, सेल्फ असेसमेंट इतने में करेगा, तो वो एक कैलेंडर तो होता ही है। After acceptance, APAR is sent to employee simultaneously. Is it available in APAR cell or after acceptance of employee available in APAR cell? नहीं, फिलहाल तो हम साइमल्टेनियसली अवेलेबल करा दे रहे हैं जो है APAR, जैसे ही एम्प्लॉय को भेजेंगे उसी के साथ ही हम वहां भी अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि आपका एम्प्लॉय को तो एक कॉपी दी जाती है ना, देखने के लिए दिया जाता है, एक कॉपी दी जाती है। What if an employee gets transferred after 5 months within a financial year? Will in that case more than one reporting reviewing officer will do it? How it will be possible for part APAR? नॉन गजेटेड का असली में पार्ट अपार कोई लिखता नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, इसलिए हमने भी यहाँ प्रोविजन नहीं दे के रखा है अभी पार्ट अपार का। सीनियर डीपीओ सीकेपी, हाउ द अपील बियॉन्ड 15 डेज विल बी डेल्ट? बियॉन्ड 15 डेज आप लेते हैं क्या अपील? उसमें तो रूल में यही लिखा हुआ शायद कि 15 डेज के अंदर में अपील देनी है, तो हम तो वही प्रोविजन बनाने जा रहे हैं। अपील वाला भी हमें हमारा फुल बना हुआ नहीं है, आपका कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हैं, अगर विथ रूल्स हम उसको भी देख लेंगे। अभी हमारा अपील का जैसा हमने दिखाया था फुल प्रोसीजर अभी बनाया नहीं है हमने, तो अगर कुछ आपका सजेशन है या आपके पास कुछ और रूल है 15 डेज के बियॉन्ड, तो आप हमको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। If there is only one centralized APAR cell, is it necessary to create departmental APAR cell for custody? इसमें जो है सेंट्रलाइज्ड APAR सेल से सफिशिएंट हो जाएगा आपका कस्टडी के लिए, मैक्सिमम प्रमोशन भी वहां से होते हैं, लेकिन अकाउंट आरपीएफ के अपने अलग से प्रमोशन भी होते हैं, तो उनको जरूरत पड़ सकती है, तो हम आपको वो अवेलेबल करा देंगे। From Manik Das, if an employee perform duty on utilization basis to other department, then what will be the workflow? For example, mechanical OS is working at management department, then what will be the workflow? मानिक दास जी, ऐसा तो कोई इश्यू ही नहीं है इसमें। देखिए आपका मैकेनिकल का आपका आदमी मान लीजिए ऑपरेटिंग में काम कर रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं, आपका एफआर कौन लिख रहा है? अगर उसका ऑपरेटिंग वाला लिख रहा है तो आप उसी को रिपोर्टिंग बनाइए, तो मैकेनिकल वाला लिख रहा है तो उसको बनाइए, ये तो हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है ना, हमने तो उसको कुछ ऐसा असाइन किया नहीं है, आप उसके अनुसार उनको असाइन कर दीजिए जो भी आपका रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्ट। Whether it is Vincent, whether it is necessary to get the views of reporting and reviewing by accepting authority while considering representation? नहीं नहीं, ये necessary नहीं है, ये मतलब essential नहीं है। आपका accepting authority चाहे तो अपने आप ही grading को improve कर सकते हैं, या change जो भी अनचेंज रखें जो भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो reporting reviewing का वो ले सकते हैं, उनका व्यू ले सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं है, उनके ऊपर है कि वो लेना चाहें लें, नहीं तो उनको लगता है कि ये आदमी तो अच्छा है, वो खुद ही ठीक कर दें। When an employee submits a representation, whether it comes to APAR cell or accepting authority, पद्मश्री VS, जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो ऑटोमेटिक हमारे APAR सेल को जाएगा, वो असाइन करेगा, क्योंकि बात ये है कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को हम डायरेक्ट भेज सकते थे, लेकिन कुछ कुछ APAR में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है ही नहीं, तो उसमें खाली रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी है, तो उसमें हम लोगों को उसमें रूल में भी कहता है कि 1 लेवल अबव द रिव्यूइंग अथॉरिटी, तो इसलिए हम लोगों को जो है वो APAR सेल को भेज रहे हैं, वो लोग भेजेंगे फिर जिस चीज को भेजना है वो देख के भेजेंगे, और अपील तो बहुत ज्यादा नहीं होती, जो होती है वो भेज देंगे। Whether employee does must have मधुसूदन राव does have DSC for uploading his self appraisal? नहीं नहीं मधुसूदन राव जी, DSC हमने एम्प्लॉय की लेवल पे नहीं रखा है, सबके पास अवेलेबल भी नहीं होगा, इसलिए वहां OTP से हमने काम चलाया है। रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग को हमने DSC कंपलसरी रखा है, वहाँ DSC होना पड़ेगा, मैक्सिमम के पास होगा भी, जो सीनियर सुपरवाइजर हैं जो व्यापार लिखते हैं, आजकल तो ई ऑफिस भी आ गया, और जो है बाकी भी टेंडर वेंडर के लिए सब डिपार्टमेंट में DSC इतने तो होते हैं, तो वहां में हमने DSC रखा, और ऑफिसर के पास तो सबके पास DSC है ही है, क्योंकि उनको स्पैरो में अपनी व्यापार भरनी पड़ती है,
और EFS में भी नोट लिखने पड़ते हैं, तो DSC तो अवेलेबल है उनके पास। सर हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर, आंसर दे दिए। पूरा हो गया है? हाँ सर। सो anybody else? CPO A हैं, चंजीत साकिया सर भी हैं CPO है ना सर? any other clarification is required or can we close them? हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज है तो चलो हम लोग सेशन क्लोज करते हैं, सब कुछ हो गया है। तो आई होप दिस सेशन हैव बीन यूजफुल फॉर यू, और आप लोगों को ACR लिखने में थोड़ी आसानी होगी। we'll be making it functional in about or so. once एक बार बोर्ड अपनी तरफ से इशू कर दे ऑर्डर इसको फंक्शनल करने का, तो हम लोग इसको पूरे फंक्शनल कर देंगे पूरे रेलवे में, होपफुली विद इन अ वीक और सो। तो जो इस साल का बचा हुआ ACR है वो आप इस पे लिख पाएंगे, और अगले साल से शायद आपका इससे पे ACR आएगा, और पुराने ACR आप अपलोड कर पाएंगे, ताकि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ी आसान होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम किड्स। थैंक यू। वी लाइक टू क्लोज द सेशन नाउ। क्लोज कर दीजिए अमित, क्लोज द सेशन। हाँ, एक दो क्वेश्चन और आए हैं सर, ये भी बता देता हूँ। वेदर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग whether recording of this training will be provided in HRMS group। हाँ, इसका जो सेशन है इस ट्रेनिंग का नहीं, लेकिन जो हमने ट्रेनिंग कराई है उसका हमने वीडियो स्पेसिफिकली बनाया है ट्रेनिंग के लिए, तो वो हम डाल देंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और HRMS ग्रुप में फुल वीडियो नहीं आ पाएगा, हम लिंक दे देंगे। इज दिस प्रोसेस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स प्लीज? नहीं, 1920 में भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें इसी साल आप भर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीक में ये हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम ये आज का ट्रेनिंग सेशन खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।